हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जेईई एडवांस 2017 केमिस्ट्री पेपर 2। तो अगर हम बात करें यार पेपर कैसा था, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों बहुत ही आसान, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉडरेट टाइप मान लीजिए ना, मॉडरेट ही थी ना, मॉडरेट से बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, मॉडरेट मानिए। फिजिकल केमिस्ट्री, अब फिजिकल में क्या अच्छा था पता है, फिजिकल में वही कि जैसे मैं पता है कि 17 में क्या है, आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया गया है और जो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों स्टेटमेंट की फॉर्म में कि भाई क्या कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पेपर है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का, और अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो आप भी हिल गए होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया है, आपको दिया गया है भाई कि वाटर जो है ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है बच्चों वो कितना है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर क्या है फ्रीज करता है अगर प्रेशर एक बार है तो, है ना। कोई नई बात नहीं है, हमें बात पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि वाटर में इन्होंने क्या मिलाया भाई, एथेनॉल मिलाया है, कितना 34.5 ग्राम, ठीक है। इथेनॉल का मोलर मास दिया है और कितने वाटर का जो मास है वो था 500 ग्राम। तो 500 ग्राम वाटर में बच्चों इन्होंने इतना ग्राम इथेनॉल जो है मिला दिया है। और फिर क्या दे रखा है, वाटर का केएफ दे रखा है अपने को, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और पूछा गया है भाई जो वेपर प्रेशर है और वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कौन सा कर्व जो है बच्चों बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यार अगर हम इन दोनों कर्व को देखें, किस किस को, आप इस वाले कर्व को देखिए और इस वाले कर्व को, इन दोनों में क्या दिया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है भाई, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये वाटर का। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर की लाइन क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पे आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या कर रहे होंगे, आपके वेपर फेज में जा रहे होंगे। तो क्या है, ये तो बिल्कुल ही फंडामेंटली गलत हो गए हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं कर सकता। तो ये तो गलत हो गए बच्चों ये दोनों, ठीक है। वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं। चलो बच्चे अपने पास ये दो, अब इन दोनों को देखो तो इन दोनों में क्या सिमिलर दिख रहे हैं, कितना सा फर्क है कि यहाँ पे जो अगर अपन देखें ये प्योर वाटर था अपना यहाँ पे, तो प्योर वाटर का जो, और ये अपनी आइस का कर्व है, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है अपना कितना था, ये रहा भाई 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। और ये रहा बच्चों अपना कर्व जब अपन ने क्या किया, वाटर प्लस एथेनॉल का। और यहाँ पे अगर आप देखो इस कर्व को वो काट रहा है कहां पे, यहाँ पे। तो ये लाइन अपनी आ रही है यहाँ पे, ये आ रहा है 271 है ना केल्विन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि 273 से 271 हो गया। अपने को पता था बिल्कुल, अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, क्या होगा बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे। दिया नहीं है इथेनॉल नॉन वोलेटाइल, लेकिन हम वही कंसीडर करके यहाँ पे चलेंगे, नहीं दिया है तो हम कह रहे हैं भाई अपने क्या इथेनॉल मिलाया तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है बच्चों कम होगा, डिप्रेशन एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो कितना होगा वही पता करना है। डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कितना, है ना 2 डिग्री, यहाँ पे देखिए बच्चों 3 डिग्री। तो बस यही पता कर रहा है कितना डिग्री होगा। अगर आप फॉर्मूला लगाओ, क्या अपने को पता है यार, डेल्टा टी एफ अपना कितना होता है बच्चों, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। आई अपन क्या है बच्चों मान के चल रहे हैं भाई नॉन वोलेटाइल, और इसको मान के चल रहे हैं आई कितना होगा बच्चों अपना 1, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है इन्होंने, कुछ डिएसोसिएट वगैरह होगा तो अपन आई 1 मान के चलेंगे। के एफ आपको दिया गया है ये रहा, है ना 2 केल्विन केजी पर मोल, तो के एफ को 2 डाल दीजिए। मोलैलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं भाई, गिवन मास है 34.5, मोलर मास है 46, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो आपको दिया गया बच्चों हाफ, है ना 500 ग्राम हो गया भाई, आधा किलो। चलो तो यहां से बच्चों अपना डेल्टा टीएफ आएगा, कितना आएगा भाई, इस जीरो को यहां ले आइए, ठीक है, 2 5 जा, और 5 से बच्चों ये गया 5 6 जा 30, और 9 23 से कट जाएगा ये 3 जा 2 जा, 2 से 2 गया, ये आ गया 3 डिग्री। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अपना जितना डिप्रेशन होना था वो 3 डिग्री का होना था। यहाँ पे बच्चों 273 से 271 आया है, यहाँ पे 273 से 270 आया है, तो 3 डिग्री का तो मुझे इस वाले कर्व में दिख रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काफी आसान सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा टफ था नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल है। आपको दिया गया है सेल रिएक्शन जो हो रही है बच्चों, जिंक जा रहा है Zn2+ में, और ये हो गया एनोड पे, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ जा रहा है Cu में, ठीक है। और हमें दिया गया है कि भाई जो जिंक Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो 10 टाइम्स है Cu2+ की कंसंट्रेशन का। इनोड सेल दिया गया है 1.1 वोल्ट, निकालना है डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। चलिए यही निकालना है, हाँ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन अपने को निकालना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अपने को पता है भाई डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln k, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा जी, और जी नॉट क्या होता है बच्चों अपना, भाई ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट। तो एन एफ की फॉर्म में ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एन एफ को एन एफ ही रहने दीजिए,
एन की वैल्यू बिल्कुल आपको पता है भाई, यहां से क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप सेल रिएक्शन देखो तो जिंक आपका जा रहा है बच्चों Zn2+ में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, Cu2+। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cu सॉलिड बनाया, बहुत अच्छी बात है। एन की वैल्यू हो गई बच्चों 2, ठीक है, और E0 अपने को दिया गया है 1.1, बहुत अच्छी बात, प्लस RT को RT रहने दीजिए, ln K आप देखोगे भाई कितना हो गया भाई, क्या होगा इस रिएक्शन के लिए आप K लिखने जाओगे तो क्या होगा भाई, Zn2+ राइट हैंड साइड में आ रहा है बच्चों, तो K होगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाय बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, तो वो दिया गया है कितना बच्चों, इसका रेशियो दिया गया है आपको 10, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, ये हो गया -2.2 फैराडे प्लस, है ना। अब ln 10 को अपन लॉग में बदल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2.303 RT, ठीक है, वो log 10 बचेगा वो 1 हो गया, तो आपके पास यहां से क्या आ गया 2.3 RT माइनस 2.2 F, इतना आना चाहिए बच्चों अपना डेल्टा जी, और ये आप पाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बोला गया है कि भाई हम अपने पास क्या है बच्चों, आपको दे रखा है भाई टेम्परेचर 298 है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, ठीक है। आपको दी गई है भाई स्टैंडर्ड स्टेट में जो गिब्स फ्री एनर्जी है किसकी, ग्रेफाइट की, वो 0 दी गई है, और आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में डायमंड की दी गई है बच्चों कितनी, 2.9। सही बात है भाई, जिसका डेल्टा जी जितना कम, जिसका बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी जितनी कम होगी बच्चों, उसका क्या है वो उतना स्टेबल, और अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ग्रेफाइट डायमंड से स्टेबल है, उसकी कम है, सही बात है, और इसकी 0 दे रखी है, 0 ही होनी चाहिए थी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, आपका प्रेशर हो 1 बार, टेम्परेचर आपका कोई भी हो, ठीक है, 298 दिया है तो 298 और 1 बार पे जो आपका मोस्ट स्टेबल होगा वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी, और अपने को पता है कार्बन की बच्चों ग्रेफाइट फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डायमंड, तो उसकी बच्चों क्या है फॉर्मेशन की जो है ना, तो उसकी फॉर्मेशन की बच्चों एनर्जी 0 है, मतलब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है बच्चों, उसका 0 है, और इसका 2.9 दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं भाई जब हमने प्रेशर, अब हम क्या कर रहे हैं, तो कोशिश है यार ग्रेफाइट डायमंड के साथ इक्विलिब्रियम में है, हम क्या कह रहे हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे बच्चों तो क्या होगा, अब जब प्रेशर बढ़ा रहे हो रिएक्शन में तो रिएक्शन चाहेगी वो उस तरफ शिफ्ट हो जहां पे क्या बच्चों वॉल्यूम कम हो, तो इसलिए आपका वॉल्यूम तो क्या है रिडक्शन हो रहा है, आपका वॉल्यूम घट गया बच्चों कितना, 2 × 10⁻⁶, आपका वॉल्यूम जो है इतने से घट हो गया, इतना मीटर क्यूब पर मोल, इतना वॉल्यूम आपका रिडक्शन हो गया, और बोला है भाई ये किसी पी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में आ गए, और आपको बताना है वो प्रेशर कौन सा है, ठीक है। आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको ये दिए गए हैं, ठीक है, 1 बार 10⁵ पास्कल होता है, ये सब आपको पता है, कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो कौन सी, कि भाई dg इक्वल टू vdp माइनस t sdt माइनस sdt, आप निकाल सकते हो बच्चों, कहां से निकालोगे इक्वेशन, आपको पता है कि भाई आपका g जो होता है बच्चों वो होता है h माइनस ts, ठीक है, और आपका h जो होता है वो होता है u प्लस pv, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा dg इक्वल्स dh माइनस tds माइनस sdt, और यहां से dh आ जाएगा बच्चों du प्लस pdv प्लस vdp, रिप्लेस कर दीजिए यहां से dh को, क्या मिल जाएगा, तो आपके पास आएगा dg इक्वल टू ये है du प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट लॉ से अपन बच्चों du प्लस pdv को रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया अपना dq, और बच्चों जो आपका ये है माइनस tds, ये अपन क्या है एंट्रोपी वाले फॉर्मूले से इसको रिप्लेस कर देते हैं कि ds इक्वल टू होता है बच्चों dq बाई t, तो dq हो गया tds, तो ये भी dq से dq गया, क्या बचा आपके पास, बचा pdv प्लस, नहीं pdv जा चुका था ऑलरेडी, तो आपके पास जो बचा बच्चों वो बचा vdp माइनस sdt, वही लिखा है हमने dg, ठीक है, vdp माइनस sdt। अब अपने को बोला गया है 298 केल्विन, तो टेम्परेचर अपना क्या बच्चों कांस्टेंट है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि dg इक्वल टू बच्चों आपका vdp, ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि g माइनस g0 जो होगा बच्चों वो आपका होगा v इंटू p2 माइनस p1, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहां से। अब देखिए अपनी इस रिएक्शन के लिए भाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, अगर हम इसके लिए क्या लिखें बच्चों, इसके लिए अगर हम लिखें कि भाई इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी और रिएक्शन क्या होगा बच्चों आपका, कि भाई प्रोडक्ट का माइनस बच्चों किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है, और प्रोडक्ट का क्या होगा बच्चों यहाँ पे, यहां से देखिए जी क्या होगा प्रोडक्ट का, G0 प्लस vdp, G0 क्या था स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट क्या है डायमंड, डायमंड का कितना था बच्चों 2.9, तो ये होगा 2.9, ठीक है, प्लस क्योंकि यहां से आ रहा है G इक्वल टू G0 प्लस vdp, v
P2 माइनस P1, बाद में प्रेशर P हो गया इक्विलिब्रियम पे, स्टार्टिंग में बच्चों 1 बार था। वॉल्यूम अपन मोटा मोटा कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि बच्चों सॉलिड है दोनों, तो सॉलिड में वॉल्यूम चेंज बहुत ही कम है, वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसलिए अपन ने वॉल्यूम क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना है, ठीक है। माइनस अब जी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था बच्चों अपना ग्रेफाइट, उसका जी क्या होगा जी नोट, जो क्या था 0, ठीक है। तो 0 प्लस VdP है ना, तो यहाँ पे V डायमंड का था, यहाँ पे V ग्रेफाइट का है, इंटू P माइनस 1, ठीक है बच्चों। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है डेल्टा जी हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 2.9 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों P माइनस 1, आप यहां से कॉमन लीजिए, ये बचेगा VD माइनस VG। और आपको VD माइनस VG दिया हुआ है कितना रिडक्शन भाई, ये रहा 2 × 10⁻⁶, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2.9 प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है बच्चों। तो यहां से P माइनस 1 आएगा 2.9 बाई 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है बच्चों। ये वाली आपकी क्या है ऐसा यूनिट में है, तो आपका ये बेसिकली, तो ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया, हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं क्या, 2.9 अपना बच्चों किसमें था किलो जूल में था, तो इस 2.9 को अपन जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से क्या आ गया 2.9 बाई 2 इंटू 10⁹, और ये है बच्चों अपना किसमें, ये अपना पास्कल में है, इसको बार में ले आते हैं, 10⁵ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये बार में आ गया, तो आप P निकालोगे तो P क्या होगा बच्चों दिस प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10⁴, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां से मिल जाएगा 14,501 बार। तो बच्चों क्या है अपना प्रेशर इतना आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ इसमें मतलब क्वेश्चन आसान नहीं था, है ना, ये सोच पाना ही मतलब, एक तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये होता है, और फिर इतना सोच पाना कि भाई इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो इसको एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे बच्चों। तो बेसिकली जो हम पीवी वर्क कर रहे हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क क्या है बच्चों अपना, इसको यहां से यहां लेके जा रहा है, इसकी एनर्जी जो बच्चों बढ़ा रहा है, ठीक है, और तभी दोनों इक्विलिब्रियम पे आ रही हैं। और आप देखो प्रेशर कितना ज्यादा, अपना प्रेशर कितना हाई आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रेशर पे जाके ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो ये अपना बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपसे पूछा गया है कौन सा कॉम्बिनेशन H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शंस। पहला देखिए Fe मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इनकी रिएक्शन बच्चों आप कराओगे ना, ये काफी बेसिक रिएक्शंस है ना, जनरली आप लोगों को पता होता है क्या होगा, मेटल की आप HNO3 रिएक्शन करवा रहे हो तो बच्चों Fe के केस में क्या होगा, Fe क्या है अपने ऊपर एक पैसिव लेयर बना लेता है ना, Fe3O4 की इसके ऊपर क्या बच्चों लेयर बन जाएगी और ये रिएक्शन रुक जाएगी। तो बेसिकली ये Fe3O4 बना लेता है और ये रिएक्शन क्या बच्चों आपकी रुक जाती है। अगर आप मान लो जबरदस्ती रिएक्शन करवाओगे भी तो भी इसमें क्या बच्चों H2 नहीं मिलेगी, आपको NO2 गैस मिलेगी, ठीक है। जो केस आपका यहाँ पे भी होगा, कॉपर मेटल प्लस HNO3 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइज करेगा तो कॉपर चला गया बच्चों 2+ में, तो CuNO3 ट्वाइस, और ये नाइट्रोजन हो गया रिड्यूस NO2 प्लस H2O। तो आपको बच्चों जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, ना कि आपको H2 गैस। तो H2 अपने को कहीं पे नहीं मिल रही है, ये हो गया। तीसरी वाली अगर आपको याद हो बिल्कुल बच्चों, जिंक क्या होगा यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, किसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस कौन होगा, सोडियम तो यहाँ से हो नहीं सकता है, तो बच्चों आपके हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिड्यूस होती है तो अपने को मिलता है H2 प्लस अपने को सोडियम जिंकेट, तो Na2ZnO2, ठीक है। कई बार हम इसको देख चुके हैं। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे H2 गैस किसमें मिलेगी आपको, सिंगल चॉइस अपना करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। डी वाली अपन मेटलर्जी में पढ़ते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका Au का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AuCN ट्वाइस माइनस Au चला गया आपका +1 में, जो O2 थी उसने क्या है बच्चों उसको ऑक्सीडाइज किया है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा गया है H3PO2, H3PO3, H3PO4 और H4P2O6, इन सब को अपन क्या है फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है काफी भाई। ये हाइड्रोजन +1 में है तो ये हो गया अपना 3 प्लस मान लो उसकी x, ये अपना क्या है -2 में, तो ये हो गया -4 = 0। x आपका कितना आ गया बच्चों, आपका +1। यहां से आप निकालोगे बच्चों H3PO4, ये आएगा +5 में, H3PO3 ये आएगा +3 में, यहां से आप निकालने जाओगे तो चाहो कितना आ जाएगा, यहां से निकाल लीजिए +4 + 2x -12 = 0। तो x आपका जो आ गया बच्चों वो आ गया यहां से +4। तो अगर हम यहां से अरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर हो गया आपका H3PO4 वो किससे ज्यादा हो गया H4P2O6 और उसकी ज्यादा हो गई H3PO3 से, और वो फिर एक ही बचता है H3PO2
2 और बच्चों ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आपको ये दिया गया है भाई बाइफिनाइल है, इधर NH2 लगा है उधर OH, ठीक है, अपने रिएक्शन करवाई NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, अपने पता है डाइजोनियम बनता है, आपके पास NH2 है तो क्या होगा बच्चों आपका पहले बन जाएगा डाइजोनियम, ये रहा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। अब एक बात देखिए, फिर अपने दिया है H NaOH, क्या करेगा भाई एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये जो आपका OH है ये बनेगा O-। अब ये देखिए, अब ये वाली पोजीशन क्या है बच्चों, इसकी पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो रही ये ऑर्थो रही, ठीक है। अच्छा ये इधर तो कहीं जा नहीं सकता, बची दो पोजीशन, तो ये पैरा पे लगेगा या फिर बच्चों ये इधर होगा, ठीक है, आपकी ऑर्थो वाली पे, अपने को ये डिसाइड करना है। देखिए यार अपन क्या है, वैसे आपको बना के इस तरह के दिया गया तो सीधे सीधे क्या कीजिए भाई, ये O- है, क्या होगा ये चार्ज इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है, और बच्चों ये आपका तो बेसिकली इधर पे माइनस आएगा, ठीक है, बना लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आपने कुछ ऐसा किया तो हमने क्या कहा आपके पास डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, आपका ये बॉन्ड शिफ्ट किया बच्चों तो आपका ये इधर आ गया है और आपके पास यहाँ पे माइनस आ गया है, एक आपके पास बच्चों इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो क्या होगा भाई ये इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों ये आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे ये रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है और डबल बॉन्ड O इस तरीके से यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, OH माइनस क्या होगा, अब रिंग इस रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी वापस लानी है तो काफी आसान, H प्लस निकालिए, ये बॉन्ड यहाँ पे माइनस आएगा, बट है ना माइनस आएगा बच्चों तो वो इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आपको जो मिल जाएगा फाइनली वो क्या ये एरोमेटिक बन जाएगी बच्चों। तो बेसिकली आपको जो मिल गया है एरोमेटिक बनने के बाद, ये एक रिंग थी आपके पास, ये एक रिंग थी, इधर पे आपका OH है, इधर पे N डबल बॉन्ड N है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पाएंगे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको ये वाला क्या है दिया हुआ है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं यार ऑर्थो पे क्यों नहीं करवाया, है ना भाई, ये तो सिंगल बॉन्ड इसके बाद रोटेट करवाते और ये वाली ऑर्थो पोजीशन अपनी इधर आ जाती और फिर वहां से अटैक करवा देते इस पे, क्या दिक्कत है बच्चों। वैसे अगर आप सोचोगे तो भाई ऑर्थो पैरा है ना मेसोमेरिक में तो सेम ही है, बचा प्लस आई अगर हम देखें तो माइनस का प्लस आई भी आता है, लेकिन बच्चों जो आपका स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक एंट्रेंस, अपन कभी भी जब डायनामिक कपलिंग पे कराते हैं तो अपन क्या है बच्चों, अपन जनरली जो है पैरा पोजीशन पे ही अटैक करवाते हैं, ठीक है, चाहे फिनोल की हो एनिलीन की हो, अपन पैरा पोजीशन से करवाते हैं बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या हिंड्रेंस वाला कोई सीन अपने पास नहीं होता है, तो उस फैक्टर को आप थोड़ा थोड़ा मान के कह सकते हो कि ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा, मेजर आपका पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए हम कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। आगे चलते बच्चों, अपने को बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, आपको 4 ये दिए गए हैं, ठीक है, तो या तो आपको पता ही है, तो आपको बच्चों क्लास में कराए भी जाते हैं, ये वाला आपका जो है ये क्या होगा बच्चों, अपना गुआनिडाइन है, क्या होता है इसमें भाई, ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है जहां पे डबल बॉन्ड है, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये H प्लस आया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसके जो बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं बच्चों, क्या है अभी यहाँ पे भाई ये प्लस है, तो ये वाले आपके इधर शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये जो लोन पेयर है बच्चों इससे ये इधर देगा, तो आपका इधर पे बन गया है NH2, इधर पे डबल बॉन्ड NH, इधर पे आ गया है 2 और NH2, आपका ये बन जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इसको इधर ले जाइए, ये वाले इधर आएंगे, तो आपका बन जाएगा CNH2, बच्चों गुआनिडाइन है आपका, ये अपने को पता होता है क्या होता है इसमें NH2 प्लस। तो अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इतने बन रहे हैं, बेसिकली आपका पॉजिटिव चार्ज जो बच्चों वो डिलोकलाइज हो रहा है कहां पे, 3 स्ट्रक्चर है, बेसिकली आपका पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां भी आ सकता है, यहां भी, तो वो क्या बच्चों डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये एक स्टेबल क्या है बच्चों उसका कॉन्जुगेट बन रहा है। अगर उसका कॉन्जुगेट स्टेबल है तो बच्चों वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बेसिक होगा। अगर आप बात करोगे स्ट्रक्चर 1 में तो क्या है, यहाँ पे आप इधर CH3 है, इधर NH2 नहीं है, लेकिन इधर तो NH2 है, तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों आपका, है ना भाई, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये इधर गए, तो आपका ये लोन पे इधर देखिए क्या है बच्चों, इसका दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें 2 बनेंगे, इसमें 3 बन रहे हैं, तो आपका ये बच्चों मोस्ट बेसिक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपका जो D है बच्चों वो मोस्ट बेसिक होगा, और D के बाद होगा आपका ये A वाला मोस्ट बेसिक, और अगर आप अपने ऑप्शंस देखोगे तो 4 फिर 1, 4 के बाद 1, आपका एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तो वही हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगर हम बात करना चाहें इन दोनों की तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि भाई आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो यार ये आपका लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो बच्चों आपके sp2 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है थोड़ी कम कर रहे होंगे, तो नाइट्रोजन इतना अच्छे से दे नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये वाला क्या है बच्चों लीस्ट बेसिक अपना होगा, तो ये लास्ट में आएगा, तो अपना बच गया बच्चों ये वाला, तो आपका बी तो जो है बीच में जाएगा और सी आपका लास्ट में जाएगा ना। वैसे अपने फर्स्ट और फोर्थ से ही जो है बच्चों अपना आंसर आ गया था, लेकिन उन दोनों में मान लो अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये वाला जो है इसकी कंपैरिजन में बच्चों कम बेसिक है, क्योंकि इसके पास भाई ये वाला तो सेम स्ट्रक्चर जहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये अपना बच्चा sp2 बन गए हैं और ये sp2 तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बच्चों और ज्यादा अपनी तरफ जो है खींच रहे होंगे, तो उसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है लीस्ट बेसिक होगा। अब बच्चों हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ ना। सेक्शन 1 में अपने पास 8 क्वेश्चन थे, सारे के सारे अपने क्या थे बच्चों है ना, सिंगल चॉइस थे। अब अपना जो है वो सेक्शन 2 उसमें क्या है बच्चों वन और मोर देन वन करेक्ट वाले अपने कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन अपने पास हैं बच्चों। सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो सर्फेस केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताने हैं। ऑप्शन 1, एडसॉर्प्शन इज अकंपनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। भाई जब आपका एडसॉर्प्शन होता है तो आपका क्या है भाई, आपके सॉलिड की सरफेस पे क्या है, गैसेस जो है बच्चों एडसॉर्ब हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपनी एंट्रोपी, पहले गैसेस थी, ठीक है, वो अपनी क्या रैंडम इधर-उधर घूम रही थी, अभी क्या है कुछ गैसेस अपनी क्या है मेटल की सरफेस पे या अपने सॉलिड में एडसॉर्ब हो गई हैं, तो ऑब्वियसली अपनी एंट्रोपी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई है। अब उनके पास क्या होती है, स्वतंत्रता नहीं है कि वो इधर-उधर घूम पाए, वो क्या है बच्चों एडसॉर्ब होने के बाद बॉन्ड बन चुके हैं, तो वो उनकी रेंडमनेस क्या है बच्चों कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी में आपका डिक्रीज होता है, और एडसॉर्प्शन में बच्चों अपना क्या है, आपने को पता है कि भाई एनर्जी रिलीज होती है, तो बच्चों एंथैल्पी में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दिया गया है बच्चों किस किस का, हम बात करें 26 की, और ऑप्शन ए तो हमने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर अपना इथेन का वो ज्यादा है किससे बच्चों, नाइट्रोजन के क्रिटिकल टेम्परेचर से। कितना है, इथेन का दिया हुआ है 563 और इसका दिया है 126, तो बोल रहे हैं भाई क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, इथेन अपनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, इथेन अपनी ज्यादा एडसॉर्ब होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन, अगर सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल लिया गया है, तो बेसिकली जिस पे एडसॉर्प्शन करवाना है ना, वो सेम अमाउंट है, और अब केवल इतना दिया गया है भाई क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये ज्यादा एडसॉर्ब होगी। कैसे करेंगे बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपका ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई उसके अंदर जो फोर्सेस हैं, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बच्चों वो ज्यादा है किसमें, इथेन में, नाइट्रोजन कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। कैसे कह सकते हैं ये बात, भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आपका वो टेम्परेचर जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगाओ तो आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। मतलब अब अगर इथेन का ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या है, इथेन ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विफाई हो सकती है ना भाई, ये 126 के बाद क्या है, इसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, है ना, 128, 9, 30 जो भी हो, तब ये गैस में रहेगी, गैसेस फॉर्म में रहेगी। इसको आप 563 तक लिक्विफाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसके बच्चों जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा फोर्सेस हैं, इसमें जो रैंडम डिस्पर्सन फोर्सेस है बच्चों वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो नाइट्रोजन के केस में है, तो इसलिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। अगर इसका ए ज्यादा है, ठीक है, तो हमने कुल मिला के क्या कहा कि इसका ए ज्यादा है, और ए ज्यादा होगा बच्चों तो इसका एडसॉर्प्शन जो है अपने एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी देखिए, क्लाउड इज एन इमल्शन टाइप ऑफ कोलॉइड, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि क्लाउड बच्चों आपका एरोसोल होता है, ठीक है, इमल्शन नहीं है, इमल्शन तो लिक्विड में लिक्विड का होता है, और क्लाउड में क्या है अपना, क्लाउड में आपको बच्चों गैस में क्या है, लिक्विड है। भाई क्लाउड में क्या होता है, आपका जो डिस्पर्स्ड क्या है बच्चों, डिस्पर्स्ड आपका जो मीडियम है ना, जिसमें डिस्पर्स मीडियम क्या है बच्चों आपका गैस है, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, तो अपनी बच्चों लिक्विड जो है गैस में मिल रहा है, तो वो अपना एरोसोल है, आपका इमल्शन नहीं है। इमल्शन तो आपके पेंट वेंट टाइप के होते हैं जहां पे लिक्विड लिक्विड का बच्चों आपका क्या बनता है ना, एक मिक्सचर अपने पास होता है, तो अपना ये गलत हो गया। क्यों, केवल इमल्शन यूज करने की वजह से। आगे जो स्टेटमेंट बोला गया है वो सही है, इन विच द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, गैस डिस्पर्स्ड मीडियम है, वो सही है, केवल इमल्शन इन्होंने बोल दिया उसकी वजह से गलत है, ये एरोसोल होता है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, गलत हो गया। ब्राउनियन मोशन बच्चों आपके क्लाउड ना पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन डी गलत है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि डिपेंड नहीं करती है, तो अपना ए और बी क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, तो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेटमेंट्स ही पूछे गए हैं ना, तो स्टेटमेंट के ही अपने 3-4 क्वेश्चन आगे वाले हैं बच्चों। तो 27 देखिए अपना, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का काफी बेहतरीन सवाल है ये। तो क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, तो एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में है भाई,
तो आपका बेसिकली है ना रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जा रहा है ना, ये रिएक्शन अपनी कुछ हो रही है किसी कंटेनर के अंदर। क्या बोला गया है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिलेट करना है कि भाई के जो है और अपनी जो एंट्रोपी है ना, इन दोनों को यहाँ पे रिलेट करके अपने को बताना है टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। पहला ऑप्शन पढ़िए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। भाई अगर ये तो अपने को पता ऐसा ही बात है, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि ln k2 by k1 इक्वल टू क्या होता है जो आपका डेल्टा H0 अपॉन R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। ठीक है, अगर आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे और अगर आपकी रिएक्शन क्या है बच्चों एक्सोथर्मिक है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो 1 by T2 क्या होगा बच्चों कम होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा पूरा एक्सप्रेशन, ये नेगेटिव आया तो अब बच्चा आपका K2 वुड बी लेस देन K1। तो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि रिएक्शन चाह रही है हीट निकालना, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके हीट बढ़ा रहे हैं, तो बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो क्या होगा बच्चों अपना K डिक्रीज होगा। तो ये तो सही है, फर्स्ट हाफ सही है। उसका रीजन क्या दे रहे हैं वो पढ़िए आप, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो यहां पे बच्चों कुछ मिस्टेक है, क्या है वो देखते हैं। भाई अगर आप अपना बेसिक फॉर्मूला लिखो, क्या अपन लिखते हैं भाई डेल्टा एच सराउंडिंग जो है वो होगा डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। इसको अपन ऐसे लिखते हैं भाई डेल्टा एच सराउंडिंग अपना क्या हो गया माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी सराउंडिंग। और सिमिलरली अपन सिस्टम के लिए भी डेल्टा एच लिख सकते हैं कि डेल्टा एच सिस्टम वुड बी डेल्टा एच सिस्टम बाई टी सिस्टम। अब देखिए ये बोल रहे हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच सिस्टम क्या बच्चों आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली अपना डेल्टा एच का जो एक्सप्रेशन है मतलब आपकी एंट्रोपी क्या है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपका डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव आ रहा है। पहले जितनी एंट्रोपी थी उससे अपनी एंट्रोपी क्या है और कम हो रही है, तो अगर आपका चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, ठीक है, अब टेम्परेचर आप बढ़ाइए घटाइए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, तो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी बच्चों डेल्टा एच क्या आने वाला है नेगेटिव। और ये क्या बोल रहे हैं बिकॉज द चेंज इन एंट्रोपी इज बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत हो गया, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। भाई एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो अपना के डिक्रीज किया, अब रिएक्शन चाह रही है वो एंडोथर्मिक है हीट लेना चाह रही है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बच्चों उसका के बशर्ते बढ़ेगा। ये बात तो सही है, तो फर्स्ट हाफ सही है। उसका रीजन क्या दे रहे हैं, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो अनफेवरेबल चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा भाई, तो इन्होंने कहा भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच सिस्टम क्या है बच्चों पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका अभी नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। भाई एंट्रोपी अपनी बढ़नी चाहिए, एंट्रोपी घट रही है, मतलब ये चेंज जो सराउंडिंग में हो रहा है वो फेवरेबल नहीं है, है ना, सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़नी चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये चेंज तो फेवरेबल नहीं है, तो ये तो सही है कि भाई अनफेवरेबल चेंज है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं इसका के इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो अनफेवरेबल चेंज है वो कम हो रहा है। अच्छा, ये नेगेटिव है, आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वो कम होगा, क्योंकि भाई ऊपर वाला कांस्टेंट आपका कुछ और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उस रिएक्शन का, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा एच बाई टी सराउंडिंग बच्चों वो डिक्रीज करेगा मतलब जो आपकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही थी वो कम डिक्रीज करेगी। अगर पहले आपका ये डेल्टा एच 25 आ रहा था तो अभी क्या मान लो 20 आ रहा है, मतलब अगर पहले आपकी रिएक्शन की एंट्रोपी 650 से अगर आप मान लो 625 हो रही थी तो बच्चों वो इतनी डिक्रीज ना होके वो 650 से 630 हो रही है। तो जो डिक्रीज इन एंट्रोपी था, जो अनफेवरेबल चेंज था, वो अनफेवरेबल चेंज अपने क्या कर दिया बच्चों, वो अनफेवरेबल चेंज आपका डिक्रीज हो गया, इसलिए आपका सही है। तो ये हमें बिल्कुल सही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही है, ए गलत था। ऑप्शन सी देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक इंक्रीजेस, सही बात है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। अच्छा, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, गलत बात है, ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक डिक्रीजेस, सही बात है, बिकॉज द फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। चलिए दोबारा जाते हैं इस वाली पे। अब बोल रही रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब बच्चों क्या हो गया डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन आ गया पॉजिटिव, मतलब सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों मैग्नीट्यूड कम होगा, तो मतलब जितनी बढ़नी चाहिए थी अब उतनी नहीं बढ़ रही है, बढ़ तो रही है,
तो फेवरेबल चेंज था, एंट्रोपी बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ रही थी। तो जो फेवरेबल चेंज है सराउंडिंग में एंट्रोपी का इंक्रीज होना, वो बच्चों कम हो गया है। अब एंट्रोपी कम इंक्रीज हो रही है, इसलिए अपना के क्या हो रहा है बच्चों, इस एक्सोथर्मिक के लिए घट जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। तो आपके कौन कौन सही होगा बच्चों इसके, ऑप्शन बी एंड डी। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 देखिए क्या बोल रहा है 28 में आपको ये, बट 28 में बोल रहा है कि एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, उसके लिए जो स्टेरिक फैक्टर पी है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया और आया 4.5। तो अपने को बताना भाई कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का स्टेरिक फैक्टर से रिलेशनशिप पूछ रखा है और कुछ कुछ बातें, मतलब जो अरेनियस इक्वेशन थी वो यहाँ पे बच्चों क्या है ना, कुछ कुछ कांड करेगी। तो अपन ने कहा कि भाई जो अरेनियस ने इक्वेशन दी थी तो वो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप आपको देती थी। उसने कहा था कि भाई आपका के जो है रेट कांस्टेंट वो क्या होगा, a इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये बच्चों आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है और a को अपन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना भाई, e की पावर माइनस जो भी है उससे पहले जो आ रहा है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते थे, वो है आपका। तो ये एक अपनी इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a जो था इसमें क्या है बच्चों, अपन a को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते थे है ना, तो इसको लिख देते हैं a एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, वैसे ये आपको क्या बताता था कि भाई आपके जो कोलिजन हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और कोलिजन जो हो रहे हैं केवल वही कोलिजन आपके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनमें क्या बच्चों ओरिएंटेशन सही है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है तो बच्चों वो रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो भिड़ रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये इन दोनों फैक्टर को मिला के ये अपना कुछ आता था, अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, अपना ये कुछ आ गया, बात खत्म। एक और चीज निकाली गई, एक और इक्वेशन, ठीक है, कोलिजन थ्योरी से, जिसमें हमने क्या है इस चीज को थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करने की कोशिश की और हमने कहा भाई k इक्वल टू z नॉट इंटू e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा यार ये z नॉट जो है और अपना a एक्सपेरिमेंटल ये बहुत डेविएट कर रहा है, तो इसको क्या है सही करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक फैक्टर p इंट्रोड्यूस कर दिया और उसी p को ये दिया गया है आपका स्टेरिक फैक्टर p। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, आपका z नॉट इंटू p इज इक्वल टू बच्चों आपका a एक्सपेरिमेंटल, यही हुआ हमारा। तो अपना स्टेरिक फैक्टर p जो आया वो आ गया a एक्सपेरिमेंटल बाई z नॉट, है ना। z नॉट बेसिकली थ्योरेटिकल है, तो मतलब जो एक्चुअल है बेसिकली और जो थ्योरेटिकल है उनका रेशियो है अपना स्टेरिक फैक्टर p। अब p आपका जो होता है बच्चों जनरली वो क्या होता है अपना, है ना, लेस देन 1 टाइप होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आप देखो p की, है ना, तो ऐसे नहीं कि भाई 1 से बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल रेट जो होगा बच्चों वो आपका थ्योरेटिकली जितना प्रेडिक्ट किया उससे कुछ कम ही होगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यार आपके जो मॉलिक्यूल है, हम क्या है स्फेरिकल मान लेते हैं सारे मॉलिक्यूल्स को, और हम क्या कहते हैं कि भाई आपकी रिएक्शंस जो है हर साइड पे जो है हर जगह आपकी रिएक्शन हो रही होगी। लेकिन पहली बात अपना पहला जंक्शन गलत है, सारे मॉलिक्यूल्स शेप में बच्चे स्फेरिकल नहीं होते और हर साइड पे रिएक्शन भी नहीं हो रही होती। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली जो है बच्चों अपना रेट क्या है बच्चों, अपना थ्योरेटिकल से कुछ कम ही आएगा, तो अपनी p की जो वैल्यू होगी वो अपनी लेस देन 1 ही आएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखी है p की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली आई है वो 4.5 आई है। कितनी आई है वो आई है 4.5। अच्छा, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन ए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ इट्स स्टेरिक फैक्टर। सही बात है क्या भाई, ये जो वैल्यू है वो ईए को उस पे कोई फर्क डालेगी क्या, नहीं डालेगी भाई। आपका p जो है ना भाई प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का अपना एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो a तो अपना क्या है बच्चों सही है, ये आपका सही हो गया होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अच्छा, इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, सही है क्या भाई, भाई ये 4.5 आ रहा है तो सही है, तो जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा है बच्चों वो अपना थ्योरेटिकल से ज्यादा है, तो ये बात तो सही है। तो 4.5 आ रहा है ना, तो भाई ये रेशियो 4.5 है, तो ऑब्वियसली ए एक्सपेरिमेंटल बच्चों अपना ए जो थ्योरेटिकल था उससे ज्यादा आ रहा है, तो अपनी रिएक्शन जो प्रेडिक्ट कर रही थी थ्योरेटिकली ए कितना आना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ऑप्शन बी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिंस p इज इक्वल टू 4.5, भाई अपना p 4.5 है, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। यार ये कितना मतलब बकवास है, क्यों बकवास है, क्योंकि हमने पहले क्या कहा कि भाई एक्सपेरिमेंटली तो आपकी रिएक्शन थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड से ज्यादा हो रही है, उसका 4.5 गुना ज्यादा जितना हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो कैटलिस्ट की जरूरत क्यों है हमें। अगर हम जो थ्योरेटिकली सोच रहे थे उतना नहीं हो पा रहा है, बहुत बेकार यील्ड आ रही है, तब आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि यार वो 4.5 टाइम्स हो रही है, तो यहाँ पे बच्चों आपको कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन आपकी बिल्कुल जो है बहुत तेज आराम से होगी, कोई जरूरत नहीं है कैटलिस्ट की। सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन,
तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये गलत है, हमने अभी देखा ये 4.5 आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली जो आया है अपना ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं बच्चों, वो अपना Z0 से बच्चों क्या है ज्यादा है, तो Z0 अपना ए से ज्यादा नहीं है, तो ये अपना गलत हो गया। बेसिकली ऑप्शन बी का उल्टा दिया हुआ है, तो एक ही सही होगा, और ऑप्शन बी अपना सही था कि भाई एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है वो ज्यादा है थ्योरेटिकल से। जनरली सही बात है, जनरली अपना एक्सपेरिमेंटल कम होता है थ्योरेटिकल से, लेकिन जब दे दिया है 4.5 तो क्या करोगे, 4 नंबर 3 नंबर चाहिए ना भाई, तो अपन 4.5 अपना था तो ज्यादा है एक्सपेरिमेंटल, तो अपना ऑप्शन डी बच्चों गलत है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो ए और बी हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में 4-5 बातें पूछ रखी हैं, तो बताते हैं भाई क्या सही है क्या गलत है। ये आपको बच्चों 4 कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, ये दिख रहा है भाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री है, लेकिन बच्चों क्या है अपना अराइल हैलाइड है, ठीक है, 2 डिग्री अराइल है, ये 3 डिग्री अल्काइल है, ये अपना बच्चों 1 डिग्री अल्काइल है, और ये 1 डिग्री अराइल है। मतलब यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना तो बच्चों वो क्या कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल अल्फा हाइड्रोजन इनको क्या बच्चों स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन को कर रहे होंगे। अच्छा, अब पूछा है यार SN1 SN2 के बारे में क्वेश्चन पूछा है, अपने एक बात पता है क्या कि भाई SN1 जो होती है बच्चों, ठीक है, उसमें क्या है बच्चों अपना जो कितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है उस पर डिपेंड करती है, तो 3 डिग्री की रेट ज्यादा है 2 से और 1 से, है ना, ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलता है नॉर्मली। और अपना SN2 में बच्चों क्या है उसमें स्टेरिक फैक्टर्स आते हैं ना, हिंड्रेंस वगैरह, तो उसमें 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 अपना ये ऑर्डर रहता है जनरली। चलो अब देखो ऑप्शन 1 पढ़िए कि 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये SN1 कर सकता है क्या, और 3 भाई 3 तो आपने आंख नीच के मार दिया होगा, 3 तो कर सकता है, सही बात है, 3 डिग्री है, काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन, 3 तो कर सकता है SN1। 1 SN1 भाई आपका 1 डिग्री है, लेकिन बच्चों 1 डिग्री बेंजाइलिक है, वो क्या इसका कंजुगेशन में जा सकता है, तो आपका स्टेबल तो वो भी है, कर सकता है क्या भाई, हम ये नहीं कह रहे कि केवल SN1 ही होगी, SN2 भी हो रही होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं SN1 भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। तो आपकी 1 and 3 इनमें SN1 हो सकती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन 2 पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ये भाई 1 डिग्री है ना, SN2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अपना अगेन 1 डिग्री है, SN2 हो सकती है, तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड में SN2 बिल्कुल हो सकती है। भाई आपके अपने सवाल आ रहे होंगे बिल्कुल कि भाई है ना, यहाँ पे SN1 भी करवा रहे हैं SN2 भी करवा रहे हैं, बच्चों साथ साथ ही हो रही होती है, ऐसा नहीं होता है केवल SN1 हो रही होती है केवल SN2, है ना, मेजर माइनर की बात आप कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें कि दिस एंड दिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म, हो तो सकता है ना, तो अपन ये नहीं करें बिल्कुल हो सकता है, 1 डिग्री आराम से होगा, 1 डिग्री है अराइल है, लेकिन हो सकता है SN1 भी होगा SN2 भी होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कंपाउंड 4 अंडरगोस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई 2 डिग्री अराइल है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप अटैक करवाओ किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो भाई ये अपना कायरल सेंटर आएगा, ठीक है भाई, ये एक अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप, और चौथा हाइड्रोजन, तो आप जिस भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो इस सेंटर में बच्चों क्या होगा, ये अभी कायरल है तो बच्चों क्या, अगर ये R है तो S बन जाएगा, S है तो R, क्योंकि बच्चों क्या है पीछे से अटैक होता है तो अपने SN2 में इन्वर्जन मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्या है तीसरा अपने को इन्वर्जन देगा, ये भी सही बोल दिया। ऑप्शन 4 देखिए, ऑप्शन नंबर डी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, तो इसके लिए और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोला है कि भाई क्या बोला है कि योर 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3rd। अब सवाल आएगा कि यार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ठीक है, SN1 के रेस्पेक्ट में SN2 कुछ नहीं दिया है, ठीक है, बहुत एब्सर्ड है, ऐसे बोल दिया है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा, तो हम कह रहे हैं यार 4 ग्रेटर देन फर्स्ट। भाई ये जो है आपका 2 डिग्री अराइल है, तो हमें पता है 2 डिग्री अराइल बच्चों अपना 3 डिग्री अल्काइल से क्या है ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो, है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, और कुछ हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल भाई आपका ये जो है 2 डिग्री अराइल वो अपना क्या है इससे ज्यादा होगा और इससे ज्यादा होगा ही होगा, ये तो 1 डिग्री अराइल है, तो 4 अपना 3 and 1 से तो ज्यादा रिएक्टिव है अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो। और इन दोनों में 1 and 3 में अब क्या 1 डिग्री अराइल 3 डिग्री अल्काइल से भी ज्यादा स्टेबल है? नहीं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बच्चों आपका नहीं है, मार्जिनली आपका 3 वाला जो है, ये वाला जो है 3 वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकेटाइन एज कंपेयर्ड टू दिस, तो होना चाहिए था 4, 3, 1 अगर SN1 की बात करो तो। अच्छा, अगर SN2 की बात करें तो SN2 की बात करो तो आपका 1 सबसे ज्यादा होना चाहिए था, है ना, 4, 3 की बात ही छोड़ दो फिर तो उसमें भी नहीं बैठ रहा है ये ऑर्डर। अच्छा, लेकिन मान लो अगर कुछ मिक्स टाइप का SN1 प्लस SN2 ऐसा उस बात करना चाहे, कोई मतलब नहीं उस बात का, ठीक है, लेकिन सवाल ऐसे बना दिया है तो आंसर्स हम बोलेंगे कि अपने A, B and C होने चाहिए थे, ठीक है। जेई ने जो है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने D भी लगाया होता तो जेई ने दोनों ही आंसर दिए हैं, A B C भी चलेगा और A B C D भी चलेगा, तो दोनों ही बच्चों यहाँ पे करेक्ट है। चलो
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या पूछा है कि पहला देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि एल्यूमिनियम CH3 थ्राइस 3 मिथाइल है, इसके पास has 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure। भाई इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें 3C2E bonds होंगे क्या भाई, जैसा आप BH3 में बनाते हो, BH3 में क्या करते हैं, हम कहते हैं इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है ना, तो इसलिए क्या है बच्चों डायमेरिक में चला जाता है, B2H6 बनाता है, और क्या होगा B2H6 में, ये आपका B ये आपके टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए H, और आपके ब्रिजिंग हाइड्रोजन बच्चों जो हैं, अगर हम बात करें ब्रिजिंग आपके बीच में भी 2 होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स, ठीक है, तो बच्चों ये क्या डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसके पास 3C2E बॉन्ड्स है ना होते हैं। सिमिलरली बच्चों इसका बनेगा, इसका कुछ अलग नहीं है ना, सेम टू सेम कहानी इसकी है। तो क्या होगा, क्योंकि उसी के पीरियड का है, बोरोन का ही है एल्यूमिनियम भी, तो क्या होगा, ये हो गए बच्चों इसके टर्मिनल CH3 और आपके बच गए अब क्या है भाई, डायमेरिक लोगे तो आपके पास 6 मिथाइल रहेंगे, 4 लगा दिए हैं, और अब C 1 2 3 ये CH3 उधर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये C 1 2 3 ये इसके 3 H हो गए, लेकिन ये अपना क्या है बच्चों, बिल्कुल ये ब्रिज बॉन्डिंग करेगा और कुछ इस तरह का डायमेरिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके बॉन्ड हैं ये बच्चों 3 सेंटर पे है ना भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ये एल्यूमिनियम और ये कार्बन, इन तीनों के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है यहाँ पे, तो क्या बच्चों ये 3C2E है, सही बात है, ये भी 3C2E बॉन्ड है ना, सिमिलरली B2H6 में भी होता है, और ये आपके टर्मिनल वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछा है BH3 है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल BH3 का तो होता ही है, अपन पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इसका भी होता है बच्चों, तो A एंड B ये तो करेक्ट है, तो आपका A भी सही है, B सही है। स्टेटमेंट 3 में बच्चों बोला है कि AlCl3 has 3 centered 2 electron bonds in डायमेरिक स्ट्रक्चर, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, अगर आप AlCl3 बनाओगे, AlCl3 में बच्चों क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, तो अपना क्या बनेगा भाई, ये Cl, ठीक है, Cl Al, इसके बाद बच्चों लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बच्चों, आपके ब्रिज बॉन्ड जो है ये 3C2E नहीं बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ना, आगे भी ऐसे चलता रहेगा Cl Al, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये आगे चलता रहेगा, तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा गलत हो गया है। तो ये क्या है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। तो अब हमें क्या बच्चों इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करनी है, किसकी है ना, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, तो AlCl3 और BCl3। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, अगर आप देखो है ना भाई, AlCl3 तो हमने जस्ट देखा है, ये है, ठीक है, BCl3 में क्या होगा बच्चों, BCl3 में अगेन क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो अपना वो डायमेरिक स्ट्रक्चर ना होके क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये आपका रहा Cl और Cl, तो बेसिकली क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है भाई, ये 2p है, ये 3p है, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे हो रही होगी, तो यहाँ पे बच्चों एक पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और AlCl3 हमने भी देखा, AlCl3 में ऐसा डायमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि जो AlCl3 है उसका जो बच्चों ये चौथा बॉन्ड बना है, ये कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो एक सिग्मा बॉन्ड है, तो वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आपका जो पाई बना है ये वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यार इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो है बच्चों BCl3 कंपैरिजन में कम है। तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, अपना BCl3 एज कंपेयर टू AlCl3। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो, जब BCl3 बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लोन पेयर जब एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा 2p में, ये करेगा 3p में, अच्छा बॉन्ड बनेगा बच्चों 2p वाला, तो कौन अच्छा है यहाँ पे, BCl3 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, AlCl3 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो A और B तो करेक्ट थे, जहां पे 3C2 बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, C गलत हो गया था, क्यों, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं बच्चों, क्योंकि लोन पेयर है क्लोरीन के पास, तो वहां पे 3C2 नहीं था, और D सही है, तो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं A, B एंड D, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जनरली, तो आपको मतलब काफी बेसिक है इसमें, है ना, तो ये तो आपको पता होता है भाई। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे अपन इसको क्रॉस कर सकते हैं, NO बच्चों न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो ये तो इन्होंने काफी गलत ऑप्शन दे दिया, तो इसको सीधा काटो। अच्छा, अब अपने पास 3 बचते हैं, अपने को बताया जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, इनके ऑक्साइड क्या है आपके एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक बच्चों दोनों बिहेवियर क्या है शो करते हैं।
अच्छा तो कौन सा भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्रोमियम के 2 दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें ये +2 में है, इसमें ये +3 में है। एक बात बताया आपने को बच्चों, जैसे जैसे क्या है बच्चों मेटल पे क्या है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे बच्चों वो क्या है आपका, जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगेगी वो वैसे आपके मेटल के क्या है बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगेगी +5 से ऊपर चलेगी मान लो, तो बच्चों वो एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं, क्योंकि चार्ज वहां पे प्लस वाला बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मेटल की जो लो वाली है ये वाला, ये बच्चों आपका बेसिक शो करेगा, और बहुत ज्यादा प्लस में चला गया वो एसिडिक शो करेगा। तो जो बीच वाले हैं वो एम्फोटेरिक शो करते हैं, इसलिए जो आपका Cr2O3 है वो बीच वाला है, तो ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है। CrO जो है बच्चों वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, है ना। और तो ये हो गया, तो अगर ये बेसिक हो गया CrO, तो ये ऑप्शन भी गया, हमें तो एम्फोटेरिक देखना था। बाकी बच्चों अपने जिंक, एल्यूमिनियम, लेड के बचते हैं, टिन के बचते हैं, और Cr2O3, तो ये बच्चों अपने क्या है एम्फोटेरिक होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा A एंड D। अब बच्चों इस सेक्शन का अपना लास्ट क्वेश्चन बचता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो उसमें ओजोनोलिसिस की बातें की गई हैं, है ना। ऑप्शन देख देख के अपन उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया है भाई, आपके 2 कंपाउंड है P एंड R, ठीक है। क्या करवाया हमने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया दोनों पे, अपने को जो मिला दोनों से क्या मिला, C8H8O, ठीक है। अच्छा जो P से Q बना, जो भी Q बना C8H8O वो कैनिजारो रिएक्शन देगा लेकिन हेलोफॉर्म नहीं देगा, और जो R से S बना वो कैनिजारो नहीं देगा लेकिन हेलोफॉर्म देगा, उल्टा है ना। दोनों का फॉर्मूला सेम है तो DU VU सब सेम होगी। अब देखो हमें बताना है भाई P एंड R कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या याद रखना है कि भाई P से जो बनेगा वो ओजोनोलिसिस से वो कैनिजारो देगा, हेलोफॉर्म नहीं देगा। पहली बात, दोनों का फॉर्मूला क्या है, C8H8O। तो पहले आप फॉर्मूला चेक करिए ओजोनोलिसिस के बाद जो बन रहा है ना, 2 ऑप्शन तो उसी से कट जा रहे हैं, तो C8H8 होना चाहिए भाई। ओजोनोलिसिस यहां करवाओगे यहां से बॉन्ड जाएगा, तो 6 बेंजीन के 7वां ये रहा 8वां ये रहा, 8 बन रहा है, 6 7 8, चलो 8 है। यहां देखिए 6 7वां और फिर ये 8वां, यहां भी 8 है बच्चों, 6 7 8, यहां भी 8 हो रहे हैं। चलो यहां देखिए 6 7 और यहां से जाएगा, तो ये इसमें तो 8 है, इस वाले ऑप्शन में 6 7 8 9, अगर 9 हो गए बच्चों तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या बनना चाहिए था C8H8O, गलत हो गया। इसमें देखिए 6 बेंजीन के साथ 8, यहां से बॉन्ड टूटेगा, 6 7वां ये 8 9 हो गए बच्चों, ये भी गलत हो गया। आपके 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। इन दोनों देखते हैं, तो P से बनाया Q, भाई P पहले P पूछा है, मतलब P इधर की साइड लिखा हुआ है, तो इससे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा बच्चों, है ना। अल्फा हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे नहीं है तो कैनिजारो हो जाएगी, हेलोफॉर्म नहीं होगी, क्यों, हेलोफॉर्म के लिए अपने को ये ग्रुप चाहिए COCH3, ये चाहिए, तो ये तो बच्चों देगा, सही है। ये है अपना R से बना S, ओजोनोलिसिस किया, यहाँ पे कीटोन आएगा तो हेलोफॉर्म देगा, ये ग्रुप मिल गया, कैनिजारो नहीं देगा, एल्डोल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सही हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिडक्टिव करवा रहे हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, और यहाँ पे अगेन कीटोन आएगा, हेलोफॉर्म देगा, कैनिजारो नहीं देगा, कैनिजारो देगा, हेलोफॉर्म नहीं देगा। ऑप्शन बी भी सही है। तो आपके जो सही ऑप्शंस हो गए बच्चों इस क्वेश्चन के, वो है ए एंड बी। यहां बच्चों अपना सेक्शन 2 समाप्त होता है। चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। आपको 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या बोला गया देखते हैं कि भाई KClO3 है, उसको अपन ने क्या है MnO2 जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में हीट किया, अपने को एक गैस मिली W। अगर उस गैस का एक्सेस रिएक्ट करवाया जाए व्हाइट फास्फोरस के साथ तो अपने को मिलेगा X, ठीक है। और बोल रहा है फिर X की रिएक्शन प्योर HNO3 के साथ अपने को Y और Z देती है, तो अपने को ये WXYZ ही निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। क्या है देखिए बच्चों, KClO3 आपका रिएक्ट करेगा MnO2 के साथ तो क्या बनाएगा, देखिए ये है बच्चों आपका +7 में, ये है आपका +4 में, तो ये होगा क्या बच्चों, रिड्यूस, वो होगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। और वो अब ये रिड्यूस होगा तो इसको ऑक्सीजन तो हटानी पड़ेगी ना अपने पास से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बनता है वो आपको O2 मिलती है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होता है, Cl रिड्यूस हो जाता है, हमें लेना देना नहीं है किसमें गए, क्योंकि हमें केवल जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बतानी है। ऑप्शंस भी अगर आप देखते तो आपको या तो O3 वहां पे है या O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस निकलती है वो O2 निकलती है। अगर आप एक्सेस ऑफ O2 व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बच्चों अगर आप एक्सेस करवाओगे तो आपको बच्चों मिलता है P4O10, अगर एक्सेस में नहीं होती तो आपको मिलता है बच्चों P4O6, लेकिन एक्सेस है तो क्या बनेगा P4O10। तो अपने को पता लग गया यार W एंड X क्या क्या है, O2 एंड P4O10।
अब अपने को पता है P410 एक अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ, तो क्या करेगा बच्चों, वो HNO3 में से पानी निकाल लेगा। तो ये आप क्या करिए, 2 HNO3 के मॉलिक्यूल लीजिए, इसमें से वाटर निकालिए, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा N2O5। ऑप्शन देखिए N2O5 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया था W एंड X, ये हो जाएगा O2 एंड P410। ऑप्शन नंबर C 34 में आपको Y एंड Z पूछा है, N2O5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों अच्छी होती है। आप क्या, अगर आपको पता हो फटाफट, नहीं पता है तो भी टाइम बचेगा, पता है तो भी टाइम बचेगा, ठीक है, और नंबर तो मिलेंगे ही। चलिए N2O5 बच्चों यहाँ पे मिल जाता है आपको, और जो आपका P410 है उसको केवल क्या है, एक है ना, उसको वाटर उतना नहीं मिल रहा है, तो क्या है बच्चों, वो सबसे लो वाला बनाएगा आपका HPO3, वो अपना मेटा वाले में चला जाएगा और आपका HPO3 मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता था तो भी आप सवाल कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से पानी निकालो, N2O5 मिल गया, बात खत्म, ठीक है। अब बच्चा अपना एक कॉम्प्रिहेंशन बचता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो भी आसानी है, उसको और देख लेते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ 2, क्या पूछा गया है भाई, आपको ये कुछ दे दिया गया बड़ा सा कंपाउंड, ठीक है। इसकी रिएक्शन पहले क्या करवाई हमने, एक्सेस ऑफ CH3 MgBr, तो आपका ग्रिग्नार्ड है, CH3 माइनस का अटैक होगा, यहाँ पे दिख रहा है अपने को साफ साफ, है ना, एक्सेस में है, ठीक है। फिर अपन ने क्या है, फॉलोड बाय H2O, कुछ बना Q की रिएक्शन अपन ने H2SO4 से करवाई 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको मिला कुछ R की रिएक्शन अपन ने करवाई CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CH2Cl2, और फिर अपन ने बच्चों फॉलोड बाय वाटर, क्या बना S। चलो अपने को बताना है भाई R क्या था, पहला क्वेश्चन ये है, R क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका यहां से Q और Q से R और R से S, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, अपने को वो सब बताना है। देखो यार, पहले क्या होगा बच्चों, आपका CH3 MgBr में जो CH3 माइनस है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे, ये तो क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है, वहां तो कुछ नहीं होना है, तो यही होगा, CH3 माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये OET क्या है बच्चों, निकल लेगा, ठीक है ना, OET निकल लेगा, और फिर क्योंकि एक्सेस में है भाई, इस ग्रुप को आप R बोल दीजिए, है ना, समझने के लिए। तो हमने कहा आपके पास है R C डबल बॉन्ड OET, CH3 अटैक करेगा एक बार, है ना, और अच्छे समझने के लिए CH3 माइनस अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये माइनस वापस आएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अपना बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, CH3 एक्सेस में है, फिर अटैक करेगा, यहाँ पे O माइनस आएगा, वाटर दे रखा है, वर्कअप करा दीजिए, यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये तो है अपना बच्चों R। अगर आप R में देखना चाहो, ठीक है, तो ये अपना क्या है बच्चों, Q, भाई यहां से यहीं तो गए अभी, तो Q बन गया, ठीक है, कुछ नहीं था, 2 बार CH3 माइनस अटैक करवाया। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो आपको जो दिया गया है उसको इधर बना लेते हैं बच्चों। तो आपको दिया गया है ये, ठीक है, यहां पे CH3 थ्राइस, और यहां पे अपने पास क्या आ गया है, OH CH3, ठीक है। H2SO4 आपको बच्चों H प्लस देगा, यहाँ पे H2O प्लस बनेगा, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, वो निकल जाएगा, आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से बोला गया है ना, अब ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई आप इधर ही से H प्लस निकाल के ना डिहाइड्रेट वगैरह, मतलब यहीं पे डबल बॉन्ड अल्कीन बना दो, है ना, आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, वैसा कुछ नहीं है ना। तो क्या होगा, अगर वैसा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, ये इस पे अगर आप देखो भाई, ये क्या है आपका बच्चों, +I शो करेगा, इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है ना, ऑर्थो पे ये इधर आके रिंग बना नहीं सकता कुछ, तो क्या होगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा बच्चों, मेटा से ही जाके ये इस पे क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेगा। तो रिंग तो आपकी एक्टिवेटेड है ही, +I से रिंग पे डेंसिटी तो बड़ी है, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसी के रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों वो क्या करेगा, अगर इस रिंग में हम पाई बॉन्ड्स को ऐसे बना लें, तो ये बच्चों आपका इधर जाएगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और आपको क्या मिलेगा, ये आपकी रिंग थी, रिंग से अब 1 2 3 और 4 5, तो 5 मेंबर, 1 2 3, ये हो गए बच्चों 5 मेंबर। यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है, इधर में आपके पास इधर पे CH3 थ्राइस है, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका चला गया, तो अपने पास ये है बच्चों, ये है, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो आपका प्लस चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है, और इधर बॉन्ड बन गया। अच्छा अब देखिए क्या होगा, अब ये वाला जो H प्लस है बच्चों, रिंग अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाने के लिए ये H प्लस लूज करेगी, यहाँ पे एक दोबारा बॉन्ड बन जाएगा, तो बेसिकली आपका फाइनली क्या मिलेगा बच्चों,
इस टाइप का कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या करवा रहे हैं ये CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अपने को याद है बच्चों पहले क्या हुआ, अल्काइलेशन है ना भाई, इस वाली स्टेप में क्या हुआ, अल्काइलेशन, कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने क्या है बेंजीन रिंग पे अटैक मारा और वहां से बॉन्ड बनाया, तो अल्काइलेशन है। अब आपके पास बच्चों असाइल ग्रुप है, अब आपके पास जो ग्रुप है CH3COCl, ठीक है, और ये AlCl3 है, इसके पास बच्चों वेकेंट है और वाइटल, ये इधर देगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, तो बेसिकली क्या होगा, ये डेल्टा प्लस, तो बेसिकली जो CH3CO ग्रुप है आपका, ये आपका CH3CO ग्रुप जो है, ये यहाँ पे बच्चों इस पे ज्यादा डेल्टा प्लस है, तो इसको भी तलाश है न्यूक्लियोफाइल की, ये अगेन रिंग पे जाएगा। अब रिंग पे जाएगा, अगर आप देखो अब रिंग पे जो ऑर्थो पोजीशन है इसकी, जाना चाहिए टेक्निकली वहां, लेकिन बच्चों ये टर्ट ब्यूटाइल है, बहुत ज्यादा हिंडर्ड है ऑर्थो पोजीशन, और तो जा नहीं सकता, यहाँ और यहाँ ऑलरेडी कुछ लग गया है, एक ही पोजीशन बचती है ये वाली, तो यहाँ पे बच्चों आपका CH3 जाके लग जाएगा, आपका असाइलेशन हो जाएगा। और असाइलेशन अगर हो गया है तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है S क्या है, S यही है जहां पे टर्ट ब्यूटाइल की मेटा पोजीशन पे आपको एसाइल ग्रुप मिलेगा और ये 5 मेंबर्ड रिंग 2 मिथाइल, ये आपको बच्चों ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया Q से R में क्या हुआ और R से S में क्या हुआ। R से S तो अपने को पता है क्या हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अपने को नहीं पता यहां क्या हुआ, Q से R पता तो है क्या हुआ, पहले डिहाइड्रेशन हुआ फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ। अब इसमें दो ऑप्शन ऐसे दे रखे जहां कंफ्यूज हो सकते हो, एक ऑप्शन नंबर सी जहां पे दिया है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फिर डिहाइड्रेशन फिर एसाइलेशन। भाई डिहाइड्रेशन भी हुआ है, अल्काइलेशन भी हुआ है, एसाइलेशन भी हुआ है, लेकिन आप सीक्वेंस देखिए, पहले डिहाइड्रेशन हुआ है फिर अल्काइलेशन हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया गया है सी वो है अल्काइलेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, ये गलत है, इसलिए बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं दिया है, लेकिन केवल यही ऑप्शन बचता है अपने पास जो क्या है अपने को सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो अपन ऑप्शन नंबर डी ही मारेंगे। और क्या है ऑप्शन नंबर डी में कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड देन असाइलेशन, तो बिल्कुल सही है ना, डिहाइड्रेशन नहीं दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, अपने को नंबर तो चाहिए ही, तो अपन ऑप्शन नंबर डी मार के निकल लेंगे और आपको नंबर जो बच्चों मिल जाएंगे। और यहाँ पे अपना ये कंपैरेटिवली आसान था बच्चों कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पेपर 2 का डिस्कशन समाप्त होता है। आई होप बच्चों आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, बाय।